गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का फिजिक्स में ऑक्सीलेशन का 3rd नंबर का लेक्चर से। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाले हैं। एचएससी बोर्ड एंड एमएसटी सीटी 2022 के लिए आपके लिए पूरे कंटेंट बना रहा हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5.6 एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या होता है समझेंगे, डिटेल में कहानी बताएंगे और इसको धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस पे तो एक तो डिफाइन के ऊपर ज्यादा एक कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसका फार्मूलास, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। गॉट इट। अब देखो हम लोग एसएचएम कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे एसएचएम मतलब यहां पे कौन सा, ये सिंपल कर रहे है ना। तो यहां पे मीन पोजीशन होती है, यहां पे हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। गॉट इट। अब यहां से हम लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट लिया है, यहां से यहां हो गया, जो भी पोजीशन मानना है मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे ये यमन माना, आई थिंक आपके इसमें ये ओरिजिन ओ है, आपके बुक्स में जो डायग्राम हो वही निकाल सकते हो, यन यम है, ठीक है। ये यन है और यहां पे यम है, ये ओ है, यहां पे पी पोजीशन ली है, ठीक है। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे मान के चलते हैं। चलो तो हमारे पास ये पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, जुप एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो, जीरो से निगेटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम से, है ना, यहां पे मीन पोजीशन पे पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हमारे पास इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, ए साइन, इसके पहले मैंने प्रूव करके दिया। ये क्या है हमारे पास, इनिशियल फेस है। ये क्या हमारा इनिशियल फेस है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग खड़े हैं, मीन पोजीशन पे नहीं है, मतलब यहां पे जीरो नहीं है, फाई की वैल्यू जीरो नहीं है। मतलब मैं ये आपको ये एसएचएम के फॉर्म में समझा रहा हूं, वैसे वेव के फॉर्म में, मतलब हमने हार्मोनिक फंक्शन भी पढ़ा, साइन को साइन के फंक्शन में भी हम लोग दिखा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो इस फंक्शन में अगर मैं यहां पे पार्टिकल ये कर रहा है, साइन वेव फॉर्म ये जनरेट कर रहा है, तो कंसीडर करता हूं कि मैं कहीं यहां हूं। अब बोलेंगे सर यहां क्यों है, क्योंकि मैं फाई ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं जीरो से स्टार्ट ना करते हुए यहां पे टाइम टी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। गॉट इट। यहां तो टाइम जीरो है, ठीक है ना, यहां पे t इज इक्वल टू जीरो, यहां पे टाइम अपना t है समझो, ओके। तो ये बात करने जा रहा हूं। तो यहां पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ में आ रही है, ओमेगा टी है ना, ये जो है इनिशियल फेस है, ये ओमेगा टी आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको इनिशियल फेस कहते हैं और ये फेस ऑफ एसएचएम है। गॉट इट। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यही पोजीशन पे देखो मैं कैसे जा रहा हूं, बात को समझो स्टूडेंट, यहां से यहां जा रहा हूं, मतलब यहां पे हूं कहीं, मतलब जैसे कि मीन पोजीशन से यहां पे आ गया, पी पोजीशन पे आ गया, कंसीडर कर रहा हूं मैं यहां पे। गॉट इट। अगर मतलब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉजिटिव के तरफ जा रहा हूं, ये ध्यान रखना है। अगर मैं सेम पोजीशन यहां पे आऊं तो मेरा इतना ही डिस्प्लेसमेंट मिलता है क्या, ये स्ट्रेट दिखाएगा, इसका डायरेक्शन दिखाएगा कि आप लोग मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, ये इसको नोटिफाई कर रहा है। तो मुझे देखना है यहां पे, पहले सबसे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, बाद में इनिशियल फेज क्या है ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मुझे एम्पलीट्यूड की डिफाइन करेंगे, बाद में पीरियड के टाइम पे ये डिस्कस करते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं कि मुझे बताओ कि यहां पे मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड दिखाना है, तो मुझे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन जीरो जीरो होता है ना, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, 45 क्या होता है, तो 1/√3 होता है ना, 60 आई थिंक √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको यही मिलेगी साइन 90 पे। मतलब मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आओ, या पॉजिटिव ये हो सकता है या ये हो सकता है, आपकी मर्जी, जो पकड़ना है पकड़ लो, जो होल्ड करना है कर सकते हैं स्टूडेंट। मतलब मैं बोल रहा हूं यहां से मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं 90, ये हो गया 180, ये 270, 360। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं। इन बातों को अगर यूर फॉर्म में समझे तो देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे लिए। बात समझे, देखो पहले कैसे जा रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से, देखो ये मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन,
एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पे आ गए यहां पे, बाद में इधर आ रहा हूं, मतलब यहां आ रहा हूं, बाद में दोबारा यहां जा रहा हूं। देखो मीन पोजीशन यहां और यहां फर्क क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन में है और ये लीनियर के फॉर्म में, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाना। देखो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तो यहां पे 90 होता है, पता है आपको 90, बाद में मीन पोजीशन, यहां मीन पोजीशन 90 प्लस 90 180 पाई हो रहा है ना, पाई, अरे हाफ सर्कल पाई का होता है ना। देखो मतलब पहले जा रहा था 90 180, मतलब सर वापिस आ रहा हूं यहां पे, दोबारा यहां जा रहा हूं 270। देखो यहां पे 217 आते कि नहीं देख लेना, 3π/2 लिखते होंगे आप लोग। यहां पे एक कंप्लीट हो रहा ऑक्सीलेशन, इसको ऑक्सीलेशन कहते हैं, समझे ना। तो बच्चों मुझे यहां पे एक बात दिखाना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है जब आप लोग ये चीज की वैल्यू 1 रखोगे। तब क्या रखोगे 1, भाई फिलहाल में +1 हो सकती है माइनस, आपको पता हो साइन 90 का +1 होता है और साइन 180 जो होती है वैल्यू वो होती है -1, +1 या -1। मतलब ये स्टूडेंट हम लोगों को साइन ω/t + φ को यहां पे प्लस या -1 रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही, प्लस या -1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, इसकी कहानी यह बताना चाहता हूं स्टूडेंट मैं कि आप लोगों को यहां पे यक्स वैल्यू अगर ए मिलना चाहते हो, मतलब यक्स = ए लिखना है, तो इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करोगे। देखो ना मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू या साइन ω/t प्लस की वैल्यू +1 या -1 रखने से आपको ए मिलता है। इसी के कारण हम लोग इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसकी, एम्पलीट्यूड की। क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम। क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ है ना पार्टिकल, ये अच्छा लिखो या पार्टिकल है ना, परफॉर्मिंग SHM है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल पर, है ना, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। कहां से, लेकिन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से। कहां से लिखना है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड बोलते इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखने से ही हमारा यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो एक तो ये होगा, ये मतलब x = a लिख सकते हैं यहां पे, यहां तक है ना मैक्सिमम। मतलब मेरी ये कोशिश रह रही है यहां पे कि आप लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो। आपने बोला कि सर मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, इसके बाद में मैं 1 है ना इंच भी नहीं चल सकता हूं, तो आपका मैक्सिमम वो डिस्प्लेसमेंट होगा और इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर आपने क्या कहा, सर मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा सकता हूं, 5 किलोमीटर, इसके बाद में नहीं, एक मतलब आधा इंच भी नहीं चल सकता हूं। बात समझ में आ रही, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आ रहा है। हम लोग अभी पीरियड ऑफ SHM, अब इसकी फर्जी से बात कर सकते हैं, SI यूनिट क्या हो सकता है। देखो ये कौन है स्टूडेंट, ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन मास लेंथ टाइम, ठीक है ना। मास तो नहीं है इसमें, लेंथ है, टाइम भी नहीं है, 0, खत्म किस्सा। इसके बाद में हम लोग पीरियड की बात करते हैं और इस डायग्राम को अब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एम्पलीट्यूड खत्म हो चुका है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अभी पीरियड की बात करते हैं और पीरियड क्या होता है, इसका फार्मूले क्या क्या लगने वाली मैथ से वो सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोगों को पीरियड देखना है। पीरियड किसको कहते हैं, पीरियड तो एक होता है कि कंप्लीट ऑक्सीलेशन होना, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, ठीक है। यहां से यहां जाना मतलब मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी मीन पोजीशन। तो ये होगा एक ऑक्सीलेशन। मतलब देखो यहां से यहां जाने के लिए 90 लगता है, यहां से यहां पाई, यहां से पाई 3π/2 और यहां पे 2π, मतलब हमारे 90 डिग्री, यहां पे होगी 180 पाई, मतलब यहां पे 270 होगा, यहां पे इसको कहते हैं 360। तो ये होगा आपका एक
कंप्लीट ऑक्सीलेशन, इसी को पीरियड कहते हैं। मतलब लिख सकते हैं, यहां पे डिफाइन लिखनी है तो टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन बाय दी पार्टिकल, है ना, परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या कर रहा है ये? परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट। क्या कंप्लीट कर रहा है ये? टू कंप्लीट वन, क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये ऑक्सीलेशन कर रहा है। इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कहना है। गॉट इट? ये पीरियड हो गया। लेकिन एक बात समझो, अगर ये हार्मोनिक फंक्शन में मैं अगर लिखता तो ये इसकी वेव फॉर्म रही थी ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कौन है? इनिशियल फेज है। मतलब हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, ये जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट नहीं करना, कहीं ना कहीं इनिशियल फेज यहां पे लेंगे, यहां से। अगर यहां से स्टार्ट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिलता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये इनिशियल फेज है कुछ ना कुछ इसमें, इनिशियल है ना। मतलब कहां, यहां से कहीं मैंने स्टार्ट किया, मतलब जीरो से ना स्टार्ट करते हुए कोई एंगल से, मतलब मीन पोजीशन से नहीं किया मैंने, यहां से स्टार्ट किया होगा, एक्सट्रीम पे जाता होगा, एक्सट्रीम से मीन, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम से यहां तक दोबारा आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से स्टार्ट करने के बाद इस टाइम पे मुझे ये इक्वेशन मिली है। सेम स्टेट पे अगर रहूं, देखो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है +1, ये होता है -1, समझो इसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये होगी मीन पोजीशन। अगर हमारे यहां पे इस लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, ये लीनियर एसएचएम है और ये हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर रहूं मैं, तो अगर मैं दोबारा यहां पे आ जाऊं तो मुझे क्या सेम इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। यहां पे आफ्टर टी टाइम के बाद मुझे सेम स्टेट मिलना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो, यही डायरेक्शन होना चाहिए और वही स्टेट होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग की सही में यहां पे भी, यहां से यहां आने के बाद टॉइस पाई बाय ओमेगा के बाद मुझे सेम स्टेट मिलती है कि नहीं, यह हम लोगों को देखना है। सेम डायरेक्शन और सेम स्टेट मिलेगी कि नहीं, स्टेट मतलब वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं, ये बात करते हैं। तो चलो यहां पे एसएचएम में, मतलब दोबारा यही डायरेक्शन, यहां पे आने के बाद दोबारा एक ऑक्सीलेशन होने के बाद वही डायरेक्शन मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे, अब ये जो टी टाइम था उसमें मैंने ये ऐड किया, उसको कहते हैं पीरियड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होना उसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड का फार्मूला मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो मेरे पास इक्वेशन है ए साइन, ठीक है, ओमेगा, और टी के जगह पे हम लोगों को लिखना क्या है स्टूडेंट? अभी टी के जगह पे बता सकते हैं, तो टी के जगह पे लिखना था मुझे यहां पे स्मॉल टी प्लस टॉइस पाई बाय ओमेगा। सही है। मुझे लगता है छोटा ब्रैकेट करना चाहिए, दोनों छोटे, ये हो गया प्लस 5, ये इक्वेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टी टाइम के बाद मुझे ये इक्वेशन मिली, बाद में वही सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल है, सेम डायरेक्शन में। देखो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन के, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। यहां से पकड़ो तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सेम इक्वेशन मिलता है क्या, देखते हैं आफ्टर टी टाइम पीरियड। तो x इज इक्वल टू ए साइन मल्टीप्लीकेशन ओमेगा टी प्लस टॉइस पाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 5। मुझे लगता है ओमेगा मर जाएगा और x इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ध्यान देना अभी इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि टॉइस पाई को कॉमन निकालते हुए यहां पे ओमेगा टी प्लस 5 करेक्ट है। ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज। मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या आपको यह फार्मूला पता है? साइन थीटा प्लस टॉइस पाई होता है साइन थीटा, होता है ना, फार्मूला याद होगा ना आपको। मतलब अगर यहां पे साइन 30 प्लस टॉइस पाई रहा है तो साइन 30 लिखते हैं, पता है ना। तो यहां पे देखा जाए तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वही इक्वेशन मिल रहा है स्टूडेंट। मतलब इसको यक्स डैश बोलना है, यक्स डैश बोलेंगे। जो हमारे पास यक्स था तो यक्स इज इक्वल टू हमारे यक्स डैश के इक्वल है। मतलब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन वहां पे मिल रहा है। एक तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, सेम स्टेट मिलेगा, सेम सभी चीजें मिलेगी यहां पे। तो ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम लोग इस चीज को पीरियड मान सकते हैं कि टॉइस पाई बाय टी, मतलब दूसरा पीरियड चालू होना यहां से,
दूसरा, मतलब एक हो गया ये, यहां से स्टार्ट कर दूं ये, तो दूसरा पीरियड चालू होगा यहां से। ओके, तो ये पीरियड का फार्मूला मिल रहा है। लेकिन साथ में उसके हम लोगों को कुछ फार्मूलेज, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, याद दिलाना चाहता हूं, मैंने उस टाइम पे बोला था आप लोगों को इसका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फार्मूला बन जाए हमारा आज का। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाई एम होगा, सही है, गॉट इट, कोई टेंशन है। तो इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस पाई ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम, तो डिवाइड का डिवाइड जाता है ऊपर, पता है ना आपको, तो ट्वाइस पाई रूट ऑफ एम बाई के, दिस इज द पीरियड होगा ये एसएचएम का, लीनियर एसएचएम। लेकिन सर ये एम बाई के जो लिखा है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है हम लोगों को, कर लेंगे इसको, और वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं, वर्ड शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे मुझे बताओ स्टूडेंट। कि हमने एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखा था, तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स होगा, सही है, कोई टेंशन है, यही लिखा था। हाँ चलो, तो हम एक काम कर सकते हैं सर, के इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास होगा एम ए बाई एक्स, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे ओमेगा इज इक्वल टू, तो रूट ऑफ के की वैल्यू एम ए बाई एक्स, और ये ओरिजिन का यम था, तो यम से यम को मार दो तो रूट ऑफ ए बाई एक्स होगा। इसको वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सर, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, पर डिवाइडेड मतलब पर यूनिट, एक्स मतलब होता है सर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये फार्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ट्वाइस पाई रूट है, देखो ट्वाइस पाई रूट ऑफ के बाई एम, के बाई एम मतलब कौन है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, एक्सेलरेशन पर, है ना, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला हम लोगों को मिला है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये वर्ड में भी ऐसा फार्मूला हम लोग लिखने का पूरा अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो चुका है प्राप्त हो चुका है। हाँ, ये पीरियड का फार्मूला है। पीरियड मतलब क्या, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होना, जैसे कि यहां पे एसएचएम के फॉर्म में ये जाके ये होगा, देखो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां पे जाना एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी मीन पोजीशन, निगेटिव, निगेटिव से मीन पोजीशन, ये हो गया एक ऑक्सीलेशन। स्विंग मशीन पकड़े तो अंदर जाना, वापस अपनी जगह पे आना। पेंडुलम पकड़ा तो ये एंगुलर एसएचएम में, देखो जाना, वापस आना, वापस एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, ये ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो ये होगा हमारा पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। हम लोग बात करने वाले फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बात करते हैं। बहुत सिंपल और सीधे तरीके से बताऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं खाने वाला मैं आपको। फ्रीक्वेंसी बहुत इजी, अगर जिन बच्चों को पीरियड समझ में आता है उनको फ्रीक्वेंसी समझ में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों सर, बताऊंगा। चलो, फ्रीक्वेंसी होता है सिंबल एम, कभी कभी पेपर 2 में, फिजिक्स 2 में न्यू इस्तेमाल करते हैं, एंड एफ, ये वी नहीं है, न्यू है, न्यू, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के सिंबल हो सकते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो 1/T लिखो, खत्म, किस्सा, फ्रीक्वेंसी हो गई। सर मतलब नहीं समझा, मतलब समझने के लिए तो मैं यहां पे खड़ा हूं, है ना। चलो बता दो सर, कोई टेंशन नहीं। एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन होना, उसको फ्रीक्वेंसी कहो। बात समझे क्या, मतलब मैं ये बता रहा हूं स्टूडेंट, मेरे पास अभी हमेशा चार्जर ही रहता है, ठीक है, कि मैं ये बता रहा हूं कि मेरे पास सिंपल, रुक भैया, सिंपल पेंडुलम है, बात करते हैं, और 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन, 1 2 3, 1 सेकंड में 3 हो गया ऑक्सीलेशन। तो इसी को कहना है, मतलब इसका सही में अगर फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो लिखते हैं हम लोग, ये यूनिट तो लिखते हैं कि हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट है इसलिए, लेकिन इसका सही में मतलब होता है आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, कितने ऑक्सीलेशन कर रहा है। आरपीएस का मतलब होता है, जैसे पहले चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में हमने फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट लिखा है, आरपीएस हर्ट्ज होता है, एक्चुअली यूनिट है हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट नेम है। जैसे न्यूटन, एक्चुअली न्यूटन ये यूनिट नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम बड़ा करने के लिए हम लोग दे रहे।
एक्चुअल में एफ इज इक्वल टू एम में लिखते हैं तो मास का यूनिट केजी होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन हम लोग यूनिट ये लिखने का अधिकार नहीं है, न्यूटन जी लिखना पड़ता है। जूल साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, वोल्टेज ये ना होल्ड ये जो साइंटिस्ट के नाम से स्टूडेंट। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इससे आपका शायद नॉलेज क्लियर हो जाए। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे, तो यहां पे एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को मराठी में एक कहते उसको वारंवारता, मतलब कि कोई भी चीज जो है एक ही चीज एक सेकंड में कितने बार हो रही है, रिपीट कितने बार हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। हम बोलते हैं ना एक लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, मतलब लेक्चर कम हो गए, है ना। बात समझ में आ रही है। कम दिन में, एक हफ्ते में सर लेक्चर कम ले रहे हैं, हाँ थोड़ा सा रीजन होता है बच्चों, तो समझ लो यार, बच्चे के कमेंट आते हैं कंटिन्यू, तो मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा आपको। और नहीं भी किया तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे लेक्चर, देख सकते हो वो भी, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। आपके बुक्स के हिसाब से लिखो, ठीक है। तो भी मैं बनाऊंगा यहां पे द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ओके, पर यूनिट टाइम। आपके बुक्स में जैसी दी वाली है उस हिसाब से लिख सकते। द नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन ऐसे लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन, है ना, परफॉर्मिंग SHM, ठीक है। आपके हिसाब से लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं परफॉर्म बाय द पार्टिकल, ठीक है। नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन SHM, है ना, इन SHM पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन एक यूनिट टाइम में कितने हो रहे, मतलब पर यूनिट टाइम का मतलब एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे, बस इसको फ्रीक्वेंसी कहना है आप लोगों को, ओके। पार्टिकल लिख सकते हैं, पार्टिकल इन परफॉर्मिंग SHM, यहां पे परफॉर्मिंग लिखो, ठीक है, परफॉर्मिंग इन SHM पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। इसका ऐसा यूनिट तो पता है, डायमेंशन बता देता हूं, MLT। तो यहां पे देखो पर यूनिट टाइम मतलब सेकंड है, सेकंड मतलब मास तो नहीं है, जीरो है, लेंथ जीरो है, टाइम है, डिवाइडेड है, इसलिए ऊपर जाके ये होता है। बात समझ में आ रही। मुझे बताओ क्या आपको पीरियड का फार्मूला याद था, टॉइस बाय रूट ऑफ, बता सकते हैं कि रूट ऑफ क्या था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय M है, तो यहां पे M बाय K होगा। अब इसका रेसिप्रोकल बनाना है फ्रीक्वेंसी का, तो उसको उल्टा करो, डिवाइड बाय 1 है, मतलब 1 बाय टॉइस बाय रूट ऑफ K बाय M, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ये दोनों फार्मूले आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेंगे, बस उल्टा करो। बुक्स में अलग बोला है कि T इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा है, इस फार्मूले को N इज इक्वल टू 1 बाई T, इस फार्मूले को उल्टा करो तो ओमेगा बाय टॉइस पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डायरेक्ट बता, जो फार्मूला है पीरियड का उसको उल्टा करो, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। अब एक टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं, शायद वो कोई लेना ही नहीं, उसको लेना चाहिए। क्या है, स्प्रिंग के ऊपर आपको सीरीज एंड पैरेलल जो ऑक्सीलेशन होते हैं उसको सीरीज और पैरेलल में लगाने से क्या होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत सिंपलेस्ट वे से बताने की मेरी कोशिश जारी रहेंगे आपको। अगर सही में मेरे वीडियोस पसंद आते तो यार शेयर तो होना चाहिए ना। बच्चे बोलते हैं सर वीडियो अपलोड करो, शेयर नहीं करेंगे, क्यों करेंगे सर, है ना, ऐसे ही है। नहीं सर करेंगे, हाँ मुझे विश्वास है आपके ऊपर भैया। चलो हम लोग, मुझे बताओ, आपके सामने सवाल है, एक स्प्रिंग है मेरे पास ऐसी, दूसरी स्प्रिंग है ये, और नीचे कोई मास लगा वाला है, गॉट इट। इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट ये K2 है, ठीक है। उसके बाद में आपके बुक्स में जो एग्जांपल दिया वही लेता हूं ताकि आपको तकलीफ ना जाए। ओके सर, कोई टेंशन नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, एक ऐसा रॉड ले लिया, यहां पे स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, एक मास लगा दी यहां पे जो कि ये है, और बाद में ये रॉड लगा दिया। इसमें से कौन सी स्प्रिंग सीरीज है और कौन सी पैरेलल है,
ये पहचानना है हम लोगों को। लोग दिमाग लगाएंगे ये और ये, हम लोगों को सीरीज लग रहा है सर, या इसको ऐसे उठा के भी लाते हो, ये स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पे मास लगा वाला है और यहां पे ये लगा वाला है, ठीक है। दूसरी स्प्रिंग है सर, यहां पे ये रॉड है समझो, ठीक है, एक स्प्रिंग है, बीच में एक मास लगाए वाला है और दूसरी जो स्प्रिंग है यहां पे ऐसा है। तो लोगों को क्या लग रहा है कि ये और ये दोनों सीरीज में है क्या? तो मेरा आंसर है बच्चों नो। क्यों नहीं है? ये सीरीज में बताऊंगा, प्रूफ करके दूंगा मैं, ये और ये है पैरेलल। सर क्या प्रूफ है आपके पास? बताऊंगा। कभी भी पहचानना है स्टूडेंट कौन सी स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल है। अगर एक स्प्रिंग कंटिन्यू लगा, बीच में कोई दो कनेक्ट होने की, दो स्प्रिंग हमारे ऊपर है ना, दो स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग सीरीज या पैरेलल में नहीं आती, मतलब ज्यादा स्प्रिंग नहीं आती, ऐसे बताना है मुझे। तो बीच में कुछ ना लगा हो तो सीरीज में, अगर बीच में कोई मास लगा हो तो वो पैरेलल है। मतलब यहां पे रिजिड सपोर्ट है, यहां रिजिड सपोर्ट है और बीच में कुछ लगा है, दिख रही है सीरीज में लेकिन पैरेलल है। बीच में कुछ लगा हो तो, नहीं तो नहीं। बात समझ में? बीच में लगा है कुछ, मतलब एंड टू एंड। अगर बात ध्यान रखना बच्चों, एक स्प्रिंग फिक्स रिजिड सपोर्ट को लगा, एक फ्री इसका जो भी एंड था वो दूसरे के स्प्रिंग को लगा हो डायरेक्ट, बीच में कुछ ना होना चाहिए, ऑब्स्ट्रैकल नहीं होना चाहिए, बीच में कोई चीज नहीं होना चाहिए, तब ये सीरीज। लेकिन एक फिक्स रिजिड सपोर्ट को लगाओ और दूसरा जो एंड है वो दूसरे के एंड को लगाया क्या या फर्स्ट को लगाया क्या? नहीं, ये इसमें बीच में कुछ डाल दिया मैंने, तब ये पैरेलल होती है। इस बात पे फोकस करें क्योंकि इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो चलो बच्चों देखते हैं, यहां पे सीरीज और पैरेलल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हम लोग, ताकि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, पहले सीरीज देखना है क्या पैरेलल? कोई भी देख सकते हैं, सीरीज देखेंगे। चलो सीरीज, ठीक है। सीरीज स्प्रिंग के बारे में, सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब देखो, ये मैंने आपको पता था कि ये फिक्स रिजिड सपोर्ट है, कोई एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग को लगाया डायरेक्टली, तो ये सीरीज में है, मैंने बता दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 है, ठीक है। या मास लगा दो, आपको मास लगाने के लिए बोला है तो मास लगा दो, ठीक है, ओके। मैं इसको लेके खींच रहा हूं, या आप लोग इसी स्प्रिंग को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से, इससे कोई रिजिड सपोर्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्प्रिंग स्प्रिंग ही होती है ना, ठीक है। अब समझे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। मुझे बताओ स्टूडेंट, जो फोर्स लगा रहा हूं, जो स्प्रिंग का ये पार्टिकल, यहां पे भी वही फोर्स है, मतलब जो फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, कहीं पे भी चेक करोगे तो 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी ना यार। मेरी बात तो समझ में आ रही है कि यहां चेक किया इस पार्टिकल पे, मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से स्प्रिंग बनी है, यहां 10 न्यूटन, 10 10 10, कहीं पे भी चेक करोगे तो 10 ही न्यूटन होगा। हम लोगों ने एक फार्मूला देखा कि F = kx, याद है? लेकिन यहां पे हम लोग इलॉन्गेशन की बात करने वाले। आई विल रिपीट, इलॉन्गेशन मतलब x मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां पे इलॉन्गेशन है, इसलिए E इस्तेमाल करेंगे। यह फार्मूला हमारे पास यहां पे चिपका गया है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब देखो, फोर्स सेम है, लेकिन के देखो, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसके मटेरियल पे डिपेंड होता है, अरे उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा ना, समझे ना। E इज द इलॉन्गेशन, इसके प्रॉपर्टी देखो, हमारी स्प्रिंग अगर स्टील की हो तो उसका अलग, एल्यूमिनियम की हो तो स्प्रिंग का इलॉन्गेशन अलग होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग है। बात समझे क्या? तो F = K1 E1। F1 F2 क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि फोर्स सेम लगा रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि इस स्प्रिंग पे सीरीज में है ना, जैसे कि सीरीज में हम लोग देखते हैं कि करंट सेम फ्लो होता है, उसके लिए दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कभी नाम सुना होगा 11th में, पता है ना? हाँ, उसके लिए बोल रहा हूं, करंट सेम फ्लो होता है। वैसे यहां पे फोर्स सेम है, लेकिन भैया उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए इसका K अलग होगा, इसकी दिया है बुक्स में, ये भी K2 अलग होगा, और E1 E2 भी अलग होगा। एक्सटेंशन इसका ज्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है, इसका कम हो सकता है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका कम सर कितने? चलो नेक्स्ट, F = यहां पे K2, इस स्प्रिंग के लिए E2,
मुझे लगता है काम करते यार, इलोंगेशन जो है, जो डिफरेंस है उसको करते, ठीक है ना। तो E1 का फार्मूला है मेरे पास F1/K1 नीचे जाएगा, E2 का होगा F/K2। मुझे बताओ इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन कितना हो रहा है निकालना पड़ेगा, इसका और इसका दोनों मिला के टोटल इलोंगेशन। तो हम लोग इलोंगेशन इज इक्वल टू E1 का कितना हो रहा है, मतलब पहले का कितना हो रहा है और दूसरे का। चलो तो E1 की वैल्यू मेरे पास F/K1 और इसका F/K2, सही है। E मतलब क्या है, तो F है ना KS। मुझे सीरीज निकालना है, K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। चलो तो F/K1 F/K2, मुझे लगता है कि F को कॉमन निकालते हुए हम लोग मार भी सकते हैं, तो F1/K1 1/K2। तो यहां पे F से F को मार दो तो KS इज इक्वल टू जैसे कि K1 प्लस K2। एक बात ध्यान में आ रही स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सीरीज रेजिस्टेंस में ऐड करते हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है। बता देता हूं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो एडिशन करते हैं R1 प्लस R2, पता है ना, डैश। और पैरेलल में हो तो यहां पे आपको पता हो तो 1/R1 1/R2 बोलते हैं। मतलब यहां पे लेकिन स्प्रिंग में अगर सीरीज लगाते हो तो पैरेलल का फार्मूला मिल रहा है, उल्टा बना। मतलब जिन बच्चे को अगर स्प्रिंग याद ना हो तो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। उल्टा मतलब सर सीरीज में ऐड होता है और पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर रेसिप्रोकल मतलब पैरेलल वाली कहानी लगती है सीरीज में। ये स्प्रिंग रेजिस्टेंस के उल्टी कहानी में चलते हैं। कहानी की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो आप लोग ये लगा सकते हो K1 K2 K1 प्लस K2, देख सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। देखो यहां पे इसको उल्टा करो, देखो यहां पे KS मिलता है कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों स्प्रिंग सेम हो तो बच्चों यही कहानी हम लोग KS इज इक्वल टू K/2 लिख सकते हैं। मतलब KS का एक फार्मूला मिल सकता है K/, अगर सेम लगाए हो तो K/N करना। N मतलब नंबर्स ऑफ जो भी ये स्प्रिंग हो गए, कितने नंबर्स ऑफ 1 2 3, तो उतने यहां पे डिवाइड बाय नंबर करना है। बात समझ में आ रही है? कब, जब सेम हो तो। अगर देखो यहां पे डैश करते 1/K तक ले सकते हो, रेसिप्रोकल करना है तो। लेकिन दो ही हो तो ये फार्मूला, दो स्प्रिंग हो तो। अगर हमारे पास सेम स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ स्प्रिंग गिनो, K/2 करो, K/N करो, K/N करो डिवाइडेड बाय N। क्यों? क्योंकि भैया इसका फार्मूला, इसलिए फार्मूला मतलब बना रहे हम लोग। ये बात समझ में आ गई? ये पैरेलल का फार्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का, वो स्प्रिंग का लगाना है, समझे? मतलब सीरीज हो तो रेसिप्रोकल, नहीं याद है, ये याद है तो बहुत बढ़िया, उसको उल्टा करना है। दो ही हो तो ये, और nth नंबर हो तो ये फार्मूला है। चलो ये मतलब K/N। हम लोग अब बात करते हैं यहां पे पैरेलल की। ये हम लोगों को CT है ना या न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर आते स्टूडेंट, ध्यान देना है। बच्चे क्या करते, हल्के फुल्के चीजों को हवा में उड़ा देते, ऐसा मत करियो, ठीक है। और यहां पे एक समेशन भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/K है ना, I इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है ना। ये भी फार्मूला मतलब समेशन लगा सकते। चलो हम लोग पैरेलल की बात करने वाले अभी, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जो भी हमारी स्प्रिंग है तो पैरेलल लगवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास रिजिड सपोर्ट, एक दो स्प्रिंग लगाएंगे, एक दूसरी ये, तो ये लगा दी यहां पे, ठीक है। और यहां पे मास लगाएंगे। आपके बुक्स में जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये K2 होगा। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, और वो फोर्स कौन सा, इस पे भी बात होना बहुत जरूरी है। वो फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हो। देखते कैसे। अब देखो यहां पे मैंने मास लगा दिया, K1 K2, दोनों का इलोंगेशन सेम होगा कि नहीं? भले इसकी प्रॉपर्टी कुछ रहने दो, इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी रहने दो, लेकिन इसका इलोंगेशन E1 और ये E2 जो है वो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E होगा।
मतलब अगर इसका 5 सेंटीमीटर होता है इसका भी 5 ही होगा, क्योंकि मैंने यहां पे दोनों को सेम, भले इसकी प्रॉपर्टी नीचे आगे पीछे हो सकती है, तो ये स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर से नीचे आएगी, ये भी 5 से आएगी, मतलब इसका इलॉन्गेशन सेम होता है पैरेलल में। क्या होता है इलॉन्गेशन, जैसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, यहां पे इलॉन्गेशन सेम हो रहा है। भले इसका के कुछ भी रहने दो, इसका K1 होगा अलग, इसका K1 अलग होगा, K2 अलग होगा, लेकिन बच्चों इसमें इलॉन्गेशन सेम है और इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो अलग अलग फोर्स हो सकती है। मतलब मैं दे रहा हूं यहां पे 10 न्यूटन फोर्स, देखो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वही इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होती है। यार बात को समझो, कोई स्प्रिंग है, यहां पे स्प्रिंग थी, ये मैंने उसको खींचा, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई सर 10 न्यूटन, तो ये इधर जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होगी 10 न्यूटन होगी। बात समझे क्या? एक्चुअली फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट भी है। कैसे सर, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, अमका क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस, वो मत सोचना, वो सब निग्लिजिबल है और मासलेस स्प्रिंग है, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये चीजों को पढ़ सकते, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ना। हम मानना है हम लोगों को कि यहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं, उसका कोई फ्रिक्शन नहीं, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, ऐसी चीजों को आपके दिमाग पे पहले ठोस लो कि यार हाँ ये बात है, बाद में ये करना है। बात समझ में आ रही है? इलॉन्गेशन सेम हो रहा है, भले इसके, अब देखो 10 न्यूटन फोर्स है, यहां पे फोर्स अलग लग रही है, यहां पे शायद हो सकता है 6 न्यूटन लगे, यहां पे 4 ही न्यूटन लग सकता है। सर ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। कोई स्प्रिंग देखो खींचने की कोशिश करो, जल्दी खींच नहीं सकते, यहां पे कोई इजी स्प्रिंग खींच सकते हैं, ऐसा भी होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब फोर्स अलग लग सकते हैं इसके प्रॉपर्टी की, मतलब किसी को 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए 6 न्यूटन फोर्स लग सकता है, और एक स्प्रिंग को खींचने के लिए 4 न्यूटन फोर्स लगाने से 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि एक्सटेंशन तो सेम करना है, लेकिन यहां पे लगने वाली फोर्स है उस मटेरियल पे अलग अलग लग सकती है, और डिपेंड है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या इसका मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। समझ में आ रहा है? क्या ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है? सर कितने चिल्लाते हो? मतलब बात समझ में आ गई कि दोनों का भी 5 सेंटीमीटर, इसको भी 5 सेंटीमीटर खींचा मैंने, या खींच के दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को, इसको खींचा मैंने, थोड़ा सा यहां पे लाता हूं, ठीक है, बस हो गया सर, बस ये देखो, ये मैंने खींच लिया यहां पे, ठीक है, तो ये आ गए, देखो यहां पे दोनों भी आ रही है, तो कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी आ गया कल नीचे 5 सेंटीमीटर, ये अपना मास है, यहां पे मास लगाने के कारण, ये बिना मास के, ठीक है, ये मास लगा दिया, मतलब mg मिलके 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, mg मिलके। बात समझ में आ रही है? इलॉन्गेशन, इसका K1 इसका K2 अलग है, इसका इलॉन्गेशन देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, क्यों? दोनों 5 है, लेकिन इसका फोर्स अलग हो सकता है, इसलिए बच्चों हमने फार्मूला जो लिखा था F इज इक्वल टू KX, मतलब E लिखना है। मतलब क्या? फोर्स अलग है, यहाँ पे K भी अलग है, E1 E2 अलग नहीं है, दिमाग में डाल दो बच्चों, E1 E2 यहां पे अलग नहीं है, इन बातों पे समझना है हम लोगों को, नहीं तो यहां पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। गॉट इट? ओके, बढ़ना आगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे स्प्रिंग के लिए ये लगा रहे फार्मूला हम लोग, और इसके लिए ये लगाना पड़ेगा F2 इज इक्वल टू K2E। हम लोगों को यहां पे जो फोर्स है, फोर्स टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो फोर्स दिया था मैंने, तो F इक्वलेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 करते हैं, ठीक है, तो F1 की वैल्यू मेरे पास K1E और इसकी है K2E, ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, और इसका K इक्वलेंट बोलना पड़ेगा, E है ना, इज इक्वल टू K1E K2E। मुझे लगता है कि K इक्वलेंट E कांस्टेंट निकालते हैं, मतलब ये कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल सकते हैं, K1 प्लस K2, E मर गया, तो K इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग रहे तो सिंपल K1 प्लस K2 प्लस डैश Kn तक ऐड कर सकते, कोई टेंशन है, जितने स्प्रिंग लगाना है लगा सकते। एक बात, दूसरी बात, अगर आपके स्प्रिंग इक्विवेलेंट के हो, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो भी बोलते होंगे आप लोग, अगर कांस्टेंट सबका सेम, इसका 2 2 2 2 2 या 5 5 जो भी होगा, तो सिंपल करना है
यन, है ना, के बस लगाना है। या कुछ लोग यम लगाते हैं, आपके बुक्स में यम लगाया होगा, कुछ नहीं। यन का मतलब क्या है कि कितने नंबर्स ऑफ स्प्रिंग आप लोगों ने पैरेलल लगाया। मुझे लगता है कि आज के लेक्चर्स में मैंने मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की है। क्या क्या दिया मैं रिपीट करता हूं, और देखो ये है बोर्ड पे, तो इसलिए आपको एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। इसका स्प्रिंग का और थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूं कि अगर यहां पे स्प्रिंग ऐसे हो लेकिन बीच में कोई मास हो और बाद में कुछ, देखो ये फिक्स है, दूसरी स्प्रिंग लगाई, एक फिक्स को और एक मास को लगाए, देखो ये फिक्स है आपका, ये फिक्स है, रिजिड सपोर्ट मानो, ऐसे ऐसे मानो, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गए स्टूडेंट, क्या हो गई ये पैरेलल। लगता है सीरीज, नहीं। अगर इसको इधर देखो, ये सेम है कि नहीं, इसको उठा के इधर लाओ, बोला देखो यहां पे पैरेलल होंगे कि नहीं, ये और ये सेम है ना, तो इसलिए ये कहानी ऐसे कह रहा है, ये इसका मतलब ये है, ये स्प्रिंग है, ये सपोर्ट का, ये सपोर्ट को है, देखो, और ये यहां पे मास है आपका, सेम तो है, देखो यही है। अगर ये कहानी इधर लेके जाओ, ठीक है ना, ये मास है, देखो यहां पे मास को, दोनों भी मास को कनेक्ट की वाले, ये स्प्रिंग भी, ये स्प्रिंग भी, ठीक है। ये एक मास को, एक रिजिड सपोर्ट को, एक मास एक रिजिड सपोर्ट, तो ये पैरेलल हो गए, ठीक है। अगर इसको उठा के ऐसे लाओगे तो ये इधर लाओ और ये इधर उठा के लाओ, तो ऐसा लगेगा कि पैरेलल है। इन बातों पे समझना है। पैरेलल रहे तो एडिशन करना है की, सीरीज रहे तो रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर दो ही रहे सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट होता है K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 होता है, या सेम रहे तो K बाई N करना है। सेम रहे मतलब K कांस्टेंट रहा, सभी का सेम रहा, तो K बाई N फार्मूला लगाना है, हो गया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को x इज इक्वल टू ए लिखना, मतलब उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि मैंने लिख के रखा है यहां पे, नहीं हो गया ना। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्यों होता है ये, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू यहां पे प्लस माइनस 1 रखने से, इसको एम्पलीट्यूड कहना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, है ना, इन SHM, ओके, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद में पीरियड कहां था, जो कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहां पे t के t प्लस पाई टॉइस पाई बाय ओमेगा किया था, और इसी से हमने t की वैल्यू टॉइस पाई बाय ओमेगा बोला था, याद होगा आप लोगों को, इसको पीरियड कहते हैं। इसी को हम लोगों ने टॉइस पाई रूट ऑफ, है ना, m बाय k, ये फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द, जो भी होगा आपका वहां पे लगा वाला, जो भी देख लेना, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, हाँ, इससे डिफाइन क्या बनी थी, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड। फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, या आरपीएस याद रखना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कर पा रहा है पार्टिकल, एक सेकंड में 10 15 20, है ना, ऐसे जाके सर 10 कर रहा है एक सेकंड में, तो वो होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितने बार वो रिपीट ऑक्सीलेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसी को उल्टा लिखते हुए हम लोग कर रहे हैं 1 बाय टॉइस बाय रूट ऑफ K बाई M, तो ये फ्रीक्वेंसी। इतने चीजें मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद में हमारे साथ शायद 5.7 रेफरेंस ऑफ सर्कल मेथड से हम लोगों ने जो भी ऑक्सीलेशन जो पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकाला, वो सिंपलेस्ट मेथड से निकालने के लिए रेफरेंस लेने वाले हैं सर्कल मेथड का, मतलब सर्कल पे हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली ऑक्सीलेशन नहीं होता है, ये तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन क्यों पढ़ रहे, कोई चीज को हम लोग ऑक्सीलेशन के फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं, उसका क्या रिलेशन है, ये देने के लिए नेक्स्ट वीडियो का। लेकिन बच्चों शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।